सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन होल मास ऑफ द बॉडी, एक बॉडी है, एक बॉडी की बात करते हैं, चलो ये बॉडी है, ये होल मास ऑफ अ बॉडी, मास है ना, मास, वेट बोलो तो वेट भी चलेगा, होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड अ सिंगल पॉइंट, है ना। कुछ चीज़ को आप बैलेंस करते हो, पता है बचपन में हम करते रहते थे, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सेंटर से पकड़ना पड़ेगा ना। अब सेंटर से नहीं पकड़े, देखो जब तक उसका सेंटर नहीं मिलेगा ना तब तक गिरने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो वो सेंटर क्या है उसका जो एग्जैक्ट, जब भी आप सेंटर पे से पकड़ लोगे ना कोई चीज़ को तो बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि हम मान लो कि वो सारा जो उसका वो मास है वो एक पॉइंट से निकल रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम इस केस के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जब भी कैलकुलेशंस करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी तो कैसे भी शेप की होती है, कोई भी शेप की होती है, बट उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है। वो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने मान लिया है कि पूरी बॉडी का वेट है, मास है, वो उसी पॉइंट पे से लग रहा है, समझ रहे हो। होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, सी जी इज द पॉइंट एट विच, जहाँ पे एट विच होल, आप मास बोलो, कभी कभी आप मास की जगह पे वेट लिखोगे तो भी बात तो वही है ना, होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, हमने एज्यूम कर लिया है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुई है, ठीक है। और मास की जगह पे वेट लिखना है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मास और वेट सेम होता है ना। W इज इक्वल टू एम जी, ये वेट होता है, ये मास होता है, मास में आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट बन जाएगा, बराबर। मास और वेट सेम नहीं है, बट अभी इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इस डेफिनेशन सी जी की बात चल रही है, तो सी जी में आप डेफिनेशन में आप यहाँ पे मास की जगह वेट लिख दोगे ना तो कोई बात नहीं है ना, आप पूरा वेट को एज्यूम कर रहे हो एक सेंटर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट देखो सेंटर में है कि नहीं वो आइडिया नहीं है, बराबर, क्योंकि बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी शेप हो सकता है, इसीलिए तो ये कुछ भी बना लिया। देखो तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, तो हमने क्या कर दिया, इस बॉडी का पूरा वेट इस पॉइंट से लग रहा है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। जैसे कि जब बताना होता है, एरो बताना होता है तो हम यहीं से बताते हैं कि दिस इज़ अ डब्ल्यू, ओके, फिर डब्ल्यू लिख देते हैं, एम जी ऐसा लिखते हैं, है ना। बहुत सारे आपने कैलकुलेशन से किए भी होंगे, ओके। तो समझ आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट्स अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, समझ गए आप लोग। चल नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो भाई ये आपके लिए बता दूं मैं, इसको हम लिख देते हैं IMP फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों को बांध दिया है, तो बांध दिया है तो आप देखो क्या होगा, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली 5 न्यूटन का है तो ये बॉडी मूव होगी, कहीं पे भी बॉडी मूव नहीं होगी, समझ रहे हो आप लोग, है ना। ये मान लीजिए बॉडी है, इसको 5 न्यूटन का धक्का इस तरफ से लग रहा है, 5 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है, यानी 5 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बॉडी कहीं पे भी जाएगी नहीं जाएगी। 5 न्यूटन का ऊपर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का नीचे लगा रहे हैं, तो 5 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा और बॉडी कहीं पे भी जाएगी नहीं, इसी को तो बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब भी नंबर ऑफ फोर्स का आप सम कर देते हो, कैसा सम, देखो एल्जेब्रिक सम, है ना। तो व्हेन एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक यानी इसका मतलब आपको पता है, एल्जेब्रिक यानी साइन के साथ यानी अगर राइट साइड को प्लस लेते हो तो लेफ्ट साइड को माइनस लेना है, उसको ऐड कर देना है, अप साइड को प्लस लेते हो तो डाउन साइड को नेगेटिव लेना है ना। तो यही तो बात है भाई कि एक मान लो बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का आपने इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो सारे फोर्स का समेशन करो, देखो ऐसा साइन होता है ना, समेशन ऑफ फोर्सेस, ये सबको प्लस कर देना। कैसे प्लस करते हैं भाई, ये अगर आप इसको प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानो, अपवर्ड को प्लस मानते हो तो नीचे वाले को माइनस मानो, तो सब चलो करते हैं। दिस इज 5, दिस इज -5, देखो प्लस में क्या करते हैं -5, ये वाला प्लस ये वाला मैंने 10 ले लिया,
प्लस ये वाला मैंने -10 ले लिया। तो आपको भी बताया 5 - 5 + 10 - 10 ये कैंसिल होके बन जाएगा 0। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए। तो ये बन गया ना, स्टैटिक में आ गया ना, और इक्विलिब्रियम में आ गई ना बॉडी। क्यों इक्विलिब्रियम में आ गई? कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जिससे बॉडी अनबैलेंस हो जाए। ये बैलेंस बॉडी है, बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम में है। किस लिए इक्विलिब्रियम में? क्योंकि सारे नंबर ऑफ फोर्सेस का जो सम किया हमने, और सम कैसा, एल्जेब्रिक सम जो किया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस आर 0। ये है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। एंड उसी तरह एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट, ओके, समेशन ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट, भाई मोमेंट कैसी होती है, फोर्स इंटू, उसको हम मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट में भी होती है क्लॉकवाइज मोमेंट और होती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यानी क्लॉकवाइज को ऐड करो, क्लॉकवाइज को प्लस बोल दो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस बोल दो। ये सब प्लस माइनस करते करते सबको ऐड कर दोगे और समेशन कैसे करना, वापस एल्जेब्रिक सम ही करने का। ओके, तो मान लो इस तरफ का 5 न्यूटन पर मीटर लग रहा है और इस तरफ का 10 न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो ऑब्वियसली 10 न्यूटन पर मीटर वाला उस तरफ मुड़ जाएगी भी, तो फिर ये स्टैटिक में नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। समझ रहे हो आप लोग? तो अगर मान लो 5 न्यूटन आपने यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये भी 10 न्यूटन बन गया। तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ओके। अब 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर, और -10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आंसर 0 आ जाएगा। तो कोई भी मोमेंट भी ऐसे ही लगनी नहीं चाहिए जिससे बॉडी मोशन में हो, बराबर। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, ऑल द मोमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस, तो ये बन गया ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ लगा देती है, एल्जेब्रिक, यहाँ कॉपी कर लेना, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, ऑल द मोमेंट्स आर 0 एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, ये सब आपको लगा लेना, एक्टिंग ऑन द बॉडी ना, ये सब। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड summation of all the moment, or algebraic sum of all the forces and algebraic sum of all the moment is become 0, then the body is said to be in static equilibrium। बॉडी को तब हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा बोलेंगे। समझ आए आपको? सारे फोर्सेस लग के अगर बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, सारे फोर्सेस का जो आंसर आ रहा है 0 आ रहा होगा ना, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होगा। उसी तरह मोमेंट भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके अब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, इसका मतलब सारी मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 आ रहा होगा। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 आना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। ओके, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, बराबर ना। ये 2 ही तो पॉइंट लिखने हैं भाई, एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस को 0 करवा दो और मोमेंट को 0 करवा दो, सिंबल लगवा दो, बन गया आपका। देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बराबर। इतना आसान है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की मैं पहले अगर बात कर दूँ तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले जब हम चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है फ्रिक्शन वाला, बहुत ही डिटेल में फ्रिक्शन के अंदर जाके पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है। और जो फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करें तो एक होता है सॉलिड फ्रिक्शन, सब कुछ डेफिनेशन लर्न कर लो अभी की अभी। सॉलिड फ्रिक्शन को ड्राई फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फिर और भी होते हैं, बराबर, ऐसा नहीं इतना है, आप इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन की और कैटेगरी को पढ़ना है। एग्जाम में ये फ्रिक्शन का टाइप लिख के मत आना, मैं पहले ही बताऊँ, ये एग्जाम के लिए है ही नहीं। एग्जाम के लिए जब वो वाला फ्रिक्शन है, जब मैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो तो एग्जाम में आएगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये बस समझ लो, थोड़ा थोड़ा है। फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है बुक वालों ने, तो मैं भी समझा देता हूँ, बराबर, मैं छोड़ नहीं रहा इसको। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, 2 मिनट लगेगा, बहुत डिटेल में नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। ओके, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। चलो, ये 3 फ्रिक्शन दिए तो मैं 3 ही फ्रिक्शन समझा दूंगा। तो आपको लगेगा चलो सर ने इतना कवर तो किया, कुछ छोड़ नहीं दिया, बराबर। आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना ये, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना ही है आगे जाके, है ना। इतना छोड़ देना, टाइम बचा लेना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अगर वीडियो को भी अगर आपको नहीं समझना स्किप कर लीजिए। ओके, और अभी समझना है तो बाद में और ज़्यादा समझ आएगा, पर रिवाइज हो जाएगा बाद में, है ना। तो भाई देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, है ना।
फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन क्या करता है भाई, जब भी कोई बॉडी के बीच में मोशन होती है, रिलेटिव मोशन होती है, तो वो मोशन का दुश्मन तो कौन है? फ्रिक्शन। जब भी मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को, मोशन के विरुद्ध दिशा में, ऑपोजिट दिशा में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा फोर्स फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स ही तो है। ऐसा फोर्स जो लगता है जो ऑपोजिट विच ऑपोज, ऐसा लिख देते चलो, फोर्स विच ऑपोज द मोशन, विच ऑपोज द मोशन का भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मोशन ना लिखो, रिलेटिव मोशन लिखो तो और अच्छी बात है भाई। विच ऑपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रहने वाली दो बॉडीज के बीच में, कॉन्टैक्ट में रहने वाली दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है, उसको ऑपोज करने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। अब सॉलिड फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में लिख के नहीं बताओगे, बस सीधा सीधा आप सुन लेना ध्यान से कि सॉलिड फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? जब भी दो बॉडी इन कॉन्टैक्ट होती है और उसके बीच में रिलेटिव मोशन है और दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और दो बॉडी के बीच में कोई भी लुब्रिकेंट नहीं है ना, लुब्रिकेंट जैसे कि ऑयल, ग्रीस, कुछ भी लुब्रिकेंट नहीं है, फिल्म नहीं है लुब्रिकेंट की, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फ्रिक्शन। बस मैं एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आप एग्जाम में लिखते हैं फिर मार्क्स नहीं मिलते आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तो आप छोड़ देते हो, आजू बाजू का सब लिखते तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं लिखते। तो नो लुब्रिकेंट, नो लुब्रिकेंट, फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट लिख देते हैं चलो, नो फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, बराबर, ये कॉन्टैक्ट आप लगा लेना, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, जो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है उसके बीच में फिल्म नहीं है लुब्रिकेंट का, फिल्म यानी पतली सी पट्टी, उसको फिल्म बोलते हैं। तो टू बॉडीज जो कॉन्टैक्ट में है उसके बीच में अगर लुब्रिकेंट ही प्रेजेंट नहीं है और तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई है, देखो ऑयल है ही नहीं बीच में, लुब्रिकेंट है ही नहीं, ओके, तो ऐसे फ्रिक्शन को सॉलिड फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल हो रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक बॉडी है और ये सेकंड बॉडी, ये हो रहा है रोल, दिख रहा है, ये रोल हो रहा है ना, आप समझ रहे हो, दिख रहा है आपको, तो ये रोल हो रहा है। तो तब ये दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी, then the friction produced between these two bodies in contact are called as sliding friction, and one body is rolling over the other body, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करी है, देन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बराबर, आ गया समझ में फ्रिक्शन क्या होता है, सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट, इसको आपको मिटा देता हूँ मैं पहले। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल, ओके, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल, किसको बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट एन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पासिंग वाले स्टूडेंट्स एकदम छोड़ दीजिए, टाइम मत बिगाड़िए आपका, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कॉन्सेप्ट वाले जो हमारे रैंकर स्टूडेंट्स है उसके लिए मैं बताता हूँ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है। तो मान लीजिए आपने एक क्या करिए, एक पत्थर फेंक दिया, एक पत्थर फेंका ऊपर जोर से, तो देखो एक बंदे ने पत्थर फेंका, यहाँ गया, फिर थोड़े दूसरे मोमेंट पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से ये पत्थर अलग अलग मोमेंट पे हमने पत्थर का फोटो बता दिया, बराबर, ये अलग अलग टाइम पे, मोमेंट पे, अलग अलग मोमेंट पे ये पत्थर की पोजीशन है, ओके। सो अब ये पॉइंट जो है, कोई पॉइंट एक पाथ डिस्क्राइब जो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी, है ना। तो एक पॉइंट को क्या करना है, आप अगर अलग अलग मोमेंट पे अगर उस पॉइंट को देखते हो, बराबर, और वो पॉइंट जो पाथ बनाता है, पाथ डिस्क्राइब करता है, दैट पॉइंट डिस्क्राइब पाथ, कंटिन्यूस पाथ, वो कंटिन्यूस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी, बराबर। और जब कोई पाथ कर्व बनाता है तो उसको हम कर्वीलिनियर बोलते हैं, कर्वीलिनियर, ओके, कर्वीलिनियर बोलते हैं। और अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। तो दो तरह की ट्रेजेक्टरी हो सकती है, कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर, समझ रहे हो?
समझ गए ना क्या होता है, एक पॉइंट अलग अलग मोमेंट के अगर लेते हो तो वो पॉइंट का जो पाथ बनता है, वो स्मूथ पाथ, कंटिन्यूस पाथ जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बुक के हिसाब से है वो लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन में अभी स्किप करूँगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में एकदम डिटेल में उसको पढ़ना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम जब पढ़ना है तो वो जब मैं आपको समझाऊंगा ना, उसके पहले ये सारी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और एग्जाम में ये पूछते नहीं लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन, यानी फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं पूछते, सेकंड चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इस टॉपिक को सेकंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एनर्जी। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ओके, तो एनर्जी किसको बोलते हैं, एनर्जी है ना, एनर्जी क्या है, काम करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। ओके, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और जूल होता है न्यूटन मीटर, बराबर। ये आपको बस बताने के लिए है, न्यूटन मीटर यानी जूल बन जाता है। ठीक है, तो एनर्जी हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दो तरह की एनर्जी की बात करेंगे। एक होता है पीई, पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो समझा देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ देयर हाइट पोजीशन। ओके, चलो पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना यार, बिना कॉन्सेप्ट में मैं डेफिनेशन बोलना स्टार्ट कर दिया, सॉरी। ओके, तो मान लेते हैं एक बंदा है, क्या करता है, 50 स्टोरी वाली बिल्डिंग पे जाता है, 50 स्टोरी वाली बिल्डिंग पे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चलो ये 100 मंजिल वाली बिल्डिंग है, मान लीजिए आप। एक बंदा यहाँ से क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को फेंकता है। ओके, एक ऑब्जेक्ट को फेंकता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली नीचे जो भी होगा तो कुछ अगर उस पे ऊपर गिरेगा तो समथिंग कुछ फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली इतने ऊपर से फेंका है, भारी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो जब जोर से गिरेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। और ये सेम ऑब्जेक्ट अगर 50 मंजिल से नहीं, अगर 100 की मंजिल पे से फेंक रहे, वो यहाँ से ऊपर से और ऊपर से फेंक रहे, तो अब जो इस पर नीचे जो आके वो फोर्स लगेगा वो और ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? तो ये क्यों हो रहा है, ये जो एनर्जी इसके अंदर आ गई वो कहाँ से आ गई। यानी मान लो, चलो आपको कार के ऊपर चढ़ गए, आप कार के ऊपर चढ़ गए और आप कार पे कूद रहे हो, तो यानी कितना डिस्टेंस होगा, समथिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी छलांग मार पाओगे। तो आप कार के ऊपर थोड़ा बहुत आप पिचका दोगे कार के ऊपर का पार्ट को। और ये सेम चीज़ आप कर रहे हो ना, दो तीन मंजिल ऊपर से जा रहे हो, 2-3 मंजिल के ऊपर से आप कार के ऊपर धाड़ करके छलांग लगा रहे हो, तो क्या होगा, कार का सत्यानाश। समझ रहे हो? तो ये क्यों होता है, ऊपर से इतने ऊपर से गिरने जब आप छलांग लगाते हो तो कार पे कितना ज़्यादा फोर्स लगता है, और नीचे से आप जब छलांग लगा रहे तो बस आप हल्का फुल्का थोड़ा ही डैमेज कर पाए। इसका मतलब ये क्या होता है, जब आप जितने हाइट पे जाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी हाइट पे जाता है ना, उसमें एक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो एनर्जी जो पजेस हो जाता है एक बॉडी में, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ द पोजिशन फ्रॉम द अर्थ। जितने ऊपर जाओगे उतना आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी पजेस बाय बॉडी बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ, है ना, एक उस बुक के अंदर क्या लिखा बाय वर्च्यू ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ भी आप बोल सकते हो, है ना। एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। आप पोजीशन बोलो, हाइट बोलो तो भी चलेगा, है ना, हाइट के कारण। उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ओके, तो देखो मास, मैंने आपको बोला
मास तो क्या है, कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी चले जाओ मास कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जी को आप बदल सकते हो भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी को आप बदल नहीं सकते, तो ये भी कांस्टेंट। फिर आपके हाथ में ये एक ही चीज़ रह गई, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है तो आप एक ही काम कर सकते हो, है ना, एक ही काम कर सकते हो, आप हाइट बढ़ा सकते हो। मास तो आपने जो पहले ले लिया वो ले लिया, ओके। उसके बाद अगर आपको एनर्जी को बढ़ाना है तो आप हाइट बढ़ाते जाओ, जितना हाइट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला देख लो, mgh, ओके। ये मिलके क्या बनेगा, जूल बनेगा, है ना। एनर्जी जो है वो जूल में आंसर आएगा, है ना, यूनिट जूल होता है mgh। m होता है मास, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट वो आप पे डिपेंड है, आप कितना ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, एल्टीट्यूड, और भी एक वर्ड है ना, हाइट का दूसरा नाम, उसका दूसरा भाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये जो पोजीशन है ना, तो पोजीशन यहाँ पे ये सेम डेफिनेशन ना, इसकी जगह पे आप चेंज कर दो, ये पूरा कॉपी कर लो आप, इसकी जगह पे आप सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दो, मोशन लगा दो, ओके, मोशन लगा दो, तो बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, आपको क्या करना है, मान लो आपके सामने एक दीवार है ना, आपको उस दीवार को उड़ाना है, आप क्या कर रहे हो, आप जोर से भाग के दीवार को टकराते हो, दीवार टूट जाएगी, नहीं टूटेगी भाई। फिर आपने सोचा है वो दीवार को तोड़ना है कैसे भी, आपने क्या कर दिया, एक कार में बैठ गए और दूर से कार फुल स्पीड में वो कार से आए और घुसा दिया दीवार में, है ना, तो ऑब्वियसली दीवार का कचरा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कैसे हुआ, अब ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये एनर्जी आई बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वेलोसिटी, जितनी स्पीड आप बढ़ाते हो, बराबर। बुलेट देखो, इसका एग्जांपल मस्त है, बुलेट, एक गन में जो बुलेट होता है, अब बुलेट आप फेंक के बुलेट मारो किसी को, घुस जाएगा आर पार, नहीं ना, और गन में डाल के बुलेट मार दिया आपने, तो डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस है। देखो बुलेट तो उतना ही मास का है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का स्पीड देखो, वेलोसिटी देखो, और दूसरे गन में डाल के जब तो उसको कितना फास्ट जाता है वो, तो फास्ट जाने के कारण हो क्या रहा है, एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये इसमें भी एक एनर्जी रहता है। तो बॉडी में देखो, ये वापस यही पे है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो भी बॉडी में एनर्जी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो वो गन वाले बुलेट की बात की, तो वो बुलेट में काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है, जो बुलेट जो हमने गन में डाल के जो बुलेट को मारा था उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि मोशन ज़्यादा है। उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। देखो यहाँ पे तो भाई v का स्क्वायर है, मास तो सेम ही रहने वाला है, 1/2 तो आप चेंज नहीं कर सकते, मास भी यही रहेगा। वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी आप ज़्यादा करोगे उसका स्क्वायर करके इसका आंसर आएगा, स्क्वायर करके। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। अब 2 का 3 करो ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 4 का डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। सोचो ना, 9 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इतना इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, समझ रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो इन जूल, ओके। काइनेटिक एनर्जी वो भी जूल में होता है, यूनिट। तो चलो, एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, 2 तरह का एनर्जी की बात करेंगे, सॉरी इसका यूनिट जूल है। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, एल्टीट्यूड, पोजीशन, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। और बुक में मास भी लिखा होगा, ओके। मास जितना ज़्यादा होगा तो वो भी असर तो करेगा, क्योंकि मास भी मल्टीप्लीकेशन में ही है, ओके। तो आप मोशन लिखोगे, वेलोसिटी लगेगा, आपको कोई गलत नहीं देने वाला, ओके। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ओके। फिर फॉर्मूला लिख देना आप एग्जाम के अंदर, है ना। तो चल, ये हो गया हमारा एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्क, और वर्क के साथ साथ मैं आपको पावर भी बता देता हूँ, ओके। तो वर्क क्या होता है, व्हेनेवर, तो वर्क पहले मैं आपको वर्क समझा देता हूँ कि वर्क मतलब क्या। जब भी आप कब बोलोगे कि वर्क हुआ, इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में आप कब बोलोगे कि वर्क हुआ, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने से वर्क हो गया, नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, मान लो आपने फोर्स लगाया, ये मूव नहीं हो रहा,
इसका मतलब वर्क क्या हुआ, 0। समझ रहे हो? अब मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो गया, बराबर। फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब मैं बोलूँगा मेरा वर्क हुआ। समझ रहे हो? तो वेन एवर यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज़ गॉट सम डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तब मैं बोलूँगा कि मेरा वर्क हुआ। समझ रहे हो? तो वेन एवर फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो दो चीज़ लिखनी है यहाँ पे, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, वेन एवर लिख देते हैं यहाँ पे, वेन एवर जब भी फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उससे काम नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, बट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट। भाई बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी तो फिर वर्क होगा ही नहीं। वेन एवर बॉडी अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट, then we can say that work is to be done, then we can say that the work has done, okay? तो वर्क हुआ ऐसा हम तब बोल सकते हैं। वर्क की बात करें तो W इज इक्वल टू, देखो क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स लगा दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S, ओके? तो W इज इक्वल टू FS, फोर्स होता है भाई न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, है ना? तो वर्क का जो यूनिट हुआ, यूनिट क्या हुआ वर्क का, न्यूटन मीटर, ओके? और न्यूटन मीटर को मैंने आपको बोला था ना कि न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। तो वर्क एक तरह का एनर्जी ही है, वर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी ही होता है ना? तो वर्क वेन एवर फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी एंड बॉडी अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगता है बॉडी पे, बॉडी डिस्प्लेसमेंट करता है, तब मैं बोलूँगा कि मैंने वर्क किया, मेरा वर्क हुआ, ओके? समझ रहे हो? तो और वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना? कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये हो गया वर्क। और वर्क हो रहा है, मान लीजिए वर्क हो रहा है, उस पर आपने टाइम का बाउंडेशन डाल दिया, टाइम लगा दिया, तो पावर बन गया ना। इसका मतलब देखो, टाइम यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क करवा दो तो पावर बन जाएगा। या तो दूसरी भाषा में लिखना है ना, तो वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना? तो भाई पावर मतलब क्या हो गया, W डिवाइड बाई टाइम करवा देता हूँ, बराबर ना? तो पावर इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं, F इंटू एस डिवाइड बाई टी। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं। तो भाई पावर का एक फार्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी बन गया। यूनिट की बात करें, सर यूनिट तो आपने बताया नहीं, तो जूल वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर यानी जूल मैंने बता दिया आपको, और जूल पर सेकंड करवा दिया तो जूल पर सेकंड यानी बन जाता है वोट। किलो जूल पर सेकंड करवा देते हो तो बन जाता है किलो वोट। तो भाई पावर का यूनिट क्या हो गया, वोट या तो किलो वोट करवा दो ना, जूल है देखो ये, जूल डिवाइड बाय सेकंड, जूल डिवाइड बाय सेकंड यानी ये बन गया हमारा वोट, या तो किलो वोट करवा दो, वोट। ये हो गया पावर का यूनिट, ठीक है? सो वर्क पता चल गया हमें, पावर क्या होता है वो पता चल गया, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ओके? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज आता है लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, ओके? एफर्ट अप्लाइड यानी जितना भी आप लोड लिफ्ट करते हो, एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, लोड लिफ्टेड को हम W बोल देते हैं, और आपने जो एफर्ट अप्लाई किया उसको हम P बोलते हैं, है ना? जितना भी लोड लिफ्ट करवा पाते हो, जितना भी एफर्ट अप्लाई करते हो, उसके कंपेयर में उसको रिलेटेड करवा के कितना आप वर्क लिफ्ट कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, बराबर। ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और कम लोड लिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ही कम मिल रहा है, क्योंकि डिवाइड डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके? आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउन करना है, यानी एफर्ट जो अप्लाई कर रहे हो उसको कम से कम करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को उठा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को उठा सकते हो, इसका मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, है ना? मैकेनिकल और एडवांटेज समझ रहे हो, कब मिलेगा, जब कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोड लिफ्ट करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा ही आएगा, समझ रहे हो? दूसरा होता है वेलोसिटी रेशियो, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, सॉरी
ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट को आप डिवाइड कर दो कंपेयर टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, मूव्ड बाय, सॉरी बाय लगाना रहेगा, बाय लोड। ओके, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट को आप y बोल दो और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड को आप x बोल दो, तो y डिवाइड बाय x क्या बन गया हमारा वेलोसिटी रेशियो, बराबर। तो ये डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है ना, उल्टा है देखना, ma में w बाय p है और वेलोसिटी रेशियो में क्या है, जो w जितना भी मूव हो रहा है, लोड जितना मूव हो रहा है वो डिवाइड में है, उसके कंपेयर में एफर्ट कितना मूव करवा रहे हो वो ऊपर है, बराबर ना, तो उल्टा है। और लास्ट में बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या होता है भाई, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, आउटपुट हो रहा है हमारा जो जितना भी लोड लिफ्ट हो रहा है ना, लोड लिफ्टेड वो हमारा आउटपुट है। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट में हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, लोड लिफ्टेड हो जाएगा, बराबर। पर लोड लिफ्टेड और लोड तो लिफ्ट होगा ना, पर डिस्टेंस भी मूव कितना किया वो भी देखना पड़ेगा ना, तो लोड लिफ्टेड और लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो हमने x लिया ना, देखो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हमने x लिया था, है ना, तो इसलिए लोड इंटू एक्स, बराबर। जैसे वर्क मैंने आपको समझाया था ना, वर्क कैसा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करने का, ये फोर्स मान लीजिए न्यूटन में और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लोड और उसका डिस्प्लेसमेंट, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, एफर्ट p, और एफर्ट का मूवमेंट कितना हो रहा है, y हो रहा है। ओके, तो चलो इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, ये w बाई पी है, उसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये w बाई पी, और ये जो x है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ y के, देखो तो कुछ इस तरह से, तो w बाई पी हमारा क्या हुआ भाई, मैकेनिकल एडवांटेज, डिवाइड बाई y बाई एक्स हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो, और ऐसे भी निकाल सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट wx डिवाइड बाई py करके भी आप एफिशिएंसी को निकाल सकते हो, है ना। चलो अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ मशीन। ओके, लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है कि जो रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लिख देता हूँ मैं, बिटवीन, किसका रिलेशनशिप की बात चल रही है, लोड लिफ्टेड बाय द मशीन, बाय मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड, टू द एफर्ट अप्लाइड, ये क्या रहता है, सेम रहता है, इनका रिलेशनशिप सेम रहता है, और लीनियर रिलेशनशिप बनाता है, क्या बनाता है, लीनियर रिलेशनशिप बनाता है, लीनियर रिलेशनशिप बनाता है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, लीनियर रिलेशनशिप। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे एफर्ट लगा दिया P और यहाँ पे लगा दिया W। ओके, तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतना तो मान लीजिए जब भी आप एफर्ट लगा रहे हो, कुछ एफर्ट तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाएगा, है ना, जो इनिशियल फ्रिक्शन होता है ना, कोई भी चीज़ को मूव कर रहे हो तो पहले उतना फ्रिक्शन तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, यानी इतना एफर्ट तो हमारा वेस्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन वेस्ट कर रहा है। ओके, तो इसको हम C बोल देते हैं, बराबर। और उसके बाद देखो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद हमारा लोड लिफ्ट स्टार्ट हुआ, और लोड जितना भी लिफ्ट कर रहे हैं उतना एफर्ट भी आपको, जितना ज़्यादा लोड लिफ्ट करना है उतना ज़्यादा एफर्ट भी आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप बना रहा है, देखिए। ओके, तो इसको अगर आप देखो, ये y बना देते हो, दिस इज़ y एंड दिस इज़ अगर x। ओके, तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये स्लोप होता है, बराबर, tan थीटा होता है स्लोप, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स को अगर आप थीटा मान लो, है ना, ये सब मैथ्स में हम पढ़े थे पहले, तो स्लोप का ये फार्मूला है। तो अगर बात करें तो इसका जो रिलेशन, इसका जो फार्मूला आता है वो आता है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ओके, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम डब्ल्यू प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है एफर्ट अप्लाई का, बराबर। P क्या है, एफर्ट है, बराबर, मैं सब बता देता हूँ। P M क्या है, स्लोप है, स्लोप है ना, स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होता है, वाई बाई एक्स और tan थीटा, ये स्लोप है, देखो ये फार्मूला बता दिया आपको। W क्या होता है, लोड होता है, और C क्या है, C को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, इंटरसेप्ट हम पढ़े थे मैथ्स के अंदर, आप याद करो, मैथ्स के अंदर इंटरसेप्ट पढ़े थे। तो इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट अभी क्या है, इसके बात करें तो वो इनिशियल फ्रिक्शन है, बराबर, कि इतना फ्रिक्शन हमें ओवरकम करना पड़ेगा, तो इट्स एन इनिशियल फ्रिक्शन। ओके, तो मैकेनिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा दिया है, जो भी टर्म्स थी, जो भी एक्सप्लेन करना था मुझे, मैंने आपको समझा दिया, सारी टर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि जिसने भी ये वीडियोस बहुत ही ध्यान से सुना है, समझा है,
उसको ये समझ आया होगा 100%। और अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। ओके, और अभी तक प्लीज़ आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगेन आपको बताता हूँ कि आपको इस चैनल पे एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट में सारे सब्जेक्ट्स के क्लियर करवा दूंगा आपके। ओके, तो इसीलिए जो नोटिफिकेशन है आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसे रैंडमली मत बैठ जाना देखने के लिए, अच्छे से शांति से ईयरफोन डाल के बैठना है, टाइम निकाल के बैठना है बराबर, और शांति से सुनना है, नोट्स बनानी है, कॉन्सेप्ट को जो भी एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।